किसी इंसान की जिंदगी उसी जिंदगी को कहा जाता है जिस जिंदगी में वो अपने लिए तो दुनिया जीती है, औरों के लिए थोड़ा सा 2 कदम चल के दिखाए। वास्तव में सच पूछिए तो जिंदगी उसी की होती है। और मैं इस एसोसिएशन को उसी वाक्य पर, उसी सूत्र पर लेके चल रहा हूं। वो क्या है? कर भला तो हो भला। यानी कि अगर हम इकट्ठा होके कुछ सीख रहे हैं और उसको अगर किसी दूसरे को सिखा दें तो अपना तो भला हो ही गया, उसका भी भला हो जाएगा। कैसे लोगों की सेवा की जाती है दोस्तों। पहले जब एसोसिएशन नहीं था तो भी रेलवे चल रहा था, तो भी पेंशनर्स लोग थे, लेकिन थोड़ा सा एक फर्क तो पड़ा है। अब आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला है, एक जगह मिली है, आप लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं और इकट्ठा होकर अपने को महसूस करते हैं कि हम भी एक पेंशनर परिवार के सदस्य हैं। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही महसूस होता है। यहां पर हमारे बगल में मुखर्जी दादा बैठे हुए हैं। एक बार गोरखपुर में हम लोग होटल विवेक में एक प्रोग्राम कर रहे थे, कल्चरल प्रोग्राम, शानदार प्रोग्राम था। दूर दराज से लोग आए हुए थे और इन्होंने जब भाषण दिया तो कहा कि रिटायरमेंट होने के बाद कुछ लोग अपने खेती बाड़ी में जुट जाते हैं, कुछ लोग कुछ और काम धंधा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं रहता है और नतीजा होता है कि उनका चेहरा मुरझाने लगता है। ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है ऐसे लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए किया जा रहा है, दादा का कहना था। सही बात है, बिल्कुल सही। अगर हम लोग इकट्ठा होते हैं, आपस में हंसते बोलते हैं, एक दूसरे की पीड़ा, एक दूसरे का सुख शेयर करते हैं, तो क्या होता है? मन हल्का होता है और इसी से हमारी उम्र बढ़ती है। सर जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। इसलिए जरूरत है एक परिवार बनाने की। दोस्तों, छपरा, बलिया, इलाहाबाद सिटी, भटनी, इन सब जगहों पर एक एक बड़ा परिवार बन गया है। 150, 200, 250 लोगों का परिवार बन गया है इस संगठन की बदौलत। वो लोग क्या करते हैं? साल में एक बार इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होके अपना कार्यक्रम करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं और साथ में उनको अगर कोई परेशानी होती है तो उसका निदान ढूंढते हैं और नतीजा है कि आज वहां पर सबके चेहरे पे खुशी है, मुस्कुराहट है। अब मैं वहां के ब्रांच सेक्रेटरी से पूछता हूं कि भैया आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम है, तो वो बोलते हैं कि अब तो कुछ बटले नहीं बा। क्यों ऐसा कहते हैं? इसके पीछे वजह है। बहुत सारे लोग रिटायर हुए और पता लगा रिटायरमेंट से 2 महीने पहले उनको एक प्रमोशन मिला था। पेंशन जब मिला तो उसमें 2 महीने पहले वाला प्रमोशन नहीं जोड़ा गया। ग्रेच्युटी मिली तो 2 महीने पहले वाले प्रमोशन के आधार पे जो ग्रेच्युटी बनना चाहिए था वो चीज नहीं बना। कई केसेज में तो यहां तक हुआ दोस्तों कि पता लगा विधवा को पेंशन मिल रहा था और अचानक बैंक ने कहा कि आपके स्वर्गीय पति को 20 लाख रुपया ओवर पेमेंट हो गया है, जब तक जमा नहीं कीजिएगा पेंशन नहीं चालू होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सुन रहे हैं? अब बताइए,
कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम आप कहीं सुने तो आपका दिमाग क्या करेगा, क्या कहेगा? यही ना आप सोचेंगे। जरा गौर फरमाइएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। आप लोग यही सोचेंगे कि भैया बैंक ने गलती से 20 लाख दे दिया तो 20 लाख जब तक जमा नहीं करेगी तब तक पेंशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा और कुछ आपके जेहन में आएगा? नहीं। लेकिन जब मेरे सामने समस्या आई तो मैंने कहा कि पेंशन सरकार जिंदगी चलाने के लिए देती है, और अगर बैंक ने ओवर पेमेंट किया है तो 1/3 हिस्सा अधिक से अधिक बैंक काट ले, लेकिन 1/3 से ऊपर हम छूने नहीं देंगे। और इस विचार को लेके मैंने लड़ाई लड़ी, लिखा पढ़ी किया, और नतीजा हुआ कि बैंक मजबूर हो गया और 20 लाख रुपया भूल गया और उसको 1/3 काट के 2/3 पेंशन देना चालू कर दी। ये चीज किसी के साथ हो सकता है। अभी हाल फिलहाल का एक केस आया हमारे सामने जिसमें रिटायर्ड आदमी को लकवा मार गया था, उसके बोलने की क्षमता चली गई, उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया, और नतीजा हुआ कि आजकल नवंबर का महीना चल रहा है ना, सब लोग क्या करते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं। उसको ध्यान ही नहीं रहा, वो क्या किसी को बताएगा, लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा हुआ और पेंशन बंद हो गया। अगले साल जब जमा करने गया तो बैंक ने कहा कि 1 साल तो तुम जिंदा रहे ही नहीं, और 1 साल बाद तुम अगर जिंदा हो गया तो पैसे कैसे चालू करें? और इसी वापोह में 7 साल गुजर गया, 7 साल गुजर गया। क्या ये बताइए, ये केस आपके जान पहचान के किसी और के साथ नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है, हो सकता है ना। 7 साल गुजर गया। वो जब केस मेरे सामने आया तो मैंने उल्टा बैंक वालों के ऊपर ब्लेम लगाया। मैंने कहा कि इस 7 साल की अवधि में अनेकों बार इस अपाहिज व्यक्ति को लोग गोद में उठा के बैंक ले गए, और बैंक के खाते में ट्रांजैक्शन हुआ है। अगर बैंक के खाते में ट्रांजैक्शन हुआ है तो बैंक के अधिकारी ने क्या देखा, बैंक के काउंटर क्लर्क ने क्या देखा, आदमी जीवित है कि मरा हुआ है। अगर आदमी लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा किया और आप उसको मरा हुआ समझ लिए तो ट्रांजैक्शन कैसे हो गया? इस फ्रॉड के लिए आप जवाबदेह हैं। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि बैंक वाले सारे के सारे उसके घर पे गए, अंगूठा लगवाए, फॉर्मेलिटी पूरा किया, और एक एक पाई जोड़ के उसके खाते में दिए। 7 साल का एरियर। सोचिए अगर ये संगठन नहीं होता तो क्या हो पाता? नहीं हो पाता। अक्सर लोग कहते हैं तो अगर ये पापी पेट ना होता तो माई बाप आपसे भेंट ना होता, मदारी वाले लोग कहते हैं। लेकिन यहां पर पापी पेट का सवाल नहीं है। यहां पर अगर सवाल है तो आपके संगठित होने का है। अगर आप संगठित रहिएगा तो ऐसी कोई विपत्ति आएगी नहीं, और अगर आएगी तो हम लोग आपके साथ रहेंगे, खड़ा रहेंगे आपकी मदद के लिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो दोस्तों, एक शायर बड़े मशहूर हैं, हुआ करते हैं, उनका एक शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी। सर ने आप लोगों से कहा
आप लोगों को नौजवान संबोधित किया। क्यों किया? वजह इसके पीछे ये है दादा कि आप लोगों में के अंदर तो उनको वो ताकत है, आप लोगों के अंदर वो ऊर्जा है, आप लोगों के अंदर वो जोश है, आप लोगों के अंदर वो जुनून है कि आप देश का तख्तो ताज बदल सकते हैं। इसके पीछे वजह है, आप एक पेंशनर के बेटे हैं, बेटियां हैं, नाती हैं, पोते हैं, पत्नी है, भाई है। एक एक पेंशनर का कुनबा अगर देखा जाए तो कम से कम 10 से 12 लोगों का होता है, लेकिन अगर हमारे बेटे का कुनबा देखिए तो क्या है, हम दो, हमारे दो सेल्फ है, वाइफ है और उसके 2 बच्चे हैं, बस इतना ही। हम लोग हेड ऑफ द फैमिली कहे जाते हैं। और अगर इस देश में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर को मिला के देखा जाए तो तकरीबन ये तादाद 10 लाख के लगभग है, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो करोड़ों में ये तादाद चली जाती है। जब करोड़ों में तादाद चली जाती है तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा वोटिंग पावर है। क्या है? वोट कराने की क्षमता है। इस वोटिंग पावर की बदौलत हम कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है हम लोगों को इकट्ठा होने की, एकत्र होने की। सही बात है कि नहीं बात है? अगर हम आज के डेट में पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन बेशक बन गया है, लेकिन इसी पे हम बड़े खुश हो गए, तो ये बिल्कुल गलत बात है। पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन है, अगर उत्तर रेलवे वाला भी कोई आदमी है तो वो भी हमारा मेंबर है। स्टेट गवर्नमेंट वाला कोई आदमी है तो वो भी हमारा मेंबर बन सकता है। वजह क्या है? वजह ये है कि आपका नोशनल इंक्रीमेंट का इशू है तो उनका भी नोशनल इंक्रीमेंट का इशू है। आप जब 65 पर 5%, 70 पर 10% और 75 पर 15% एडिशनल पेंशन की बात करते हैं तो यही चीज उनके यहां भी है। आपके यहां जब ग्रेड पे होता है तो उनके यहां भी ग्रेड पे होता है। सिर्फ जरूरत है उनको बताने की कि भैया तेरा स्टेट गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो करता है, और जब फॉलो करता है तो अगर हम 8वें वेतन आयोग के लिए आवाज उठा रहे हैं तो तुम्हारा साथ देना बनता है कि नहीं बनता है? पूछिए, सवाल कीजिए, और सबके सब कहेंगे बिल्कुल बनता है। तब आप कहिएगा चलो मेरे साथ आ जाओ, और इस तरह आपका कुनबा बढ़ेगा, इस तरह आपका वर्कफोर्स बढ़ेगा। और आज के डेट में ये जनतंत्र है, जिसके पास जितने अधिक लोग होते हैं उसकी उतनी आवाज की वैल्यू होती है। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? बोलिए आप लोग। लेकिन दोस्तों, हो ऐसा नहीं रहा है। हम लोग जिस तादाद में हम लोग को इकट्ठा होना चाहिए उस तादाद में हम लोग नहीं इकट्ठा हो रहे। हमारी जो मेंबरशिप है उतने तादाद के सारे लोग नहीं इकट्ठा हैं। बहुत सारे लोग जो है छोटे छोटे बहाने लेके कि भैया आज तो हमको तरकारी खरीदना है, अब हम मीटिंग में कैसे जाएं? बहुत भारी समस्या है भाई, तरकारी खरीदना, समझ रहे ना, मौसी के यहाँ जाना है, हम मीटिंग में कैसे जाएं? तो ये सब छोटा छोटा बहाना लेके लोग किनारा कसी करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अक्सर एक छोटी सी पंक्तियां हैं दुष्यंत की, वो हमारे जेहन में समा गई है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही,
हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये बात मेरे जहन में क्यों समाई है, इसके पीछे एक वजह है, और वजह क्या है उसको आप लोग उसको गौर फरमाइएगा। संविधान के द्वारा हमको एक ताकत दी गई है कि उच्चतम न्यायालय का अगर कोई निर्णय होगा तो समान मामलों पर वो लागू होगा। आप लोगों ने सुना है, हमारे फंडामेंटल राइट में भी आता है, लेकिन क्या है 30 जून को जो रिटायर हुए उनका नोशनल इंक्रीमेंट ड्यू है। हजारों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, लेकिन उसको आज तक नियम नहीं बनाया गया, और रेलवे बोर्ड चिट्ठी जारी करती है कि जो कोर्ट में जाएगा कंटेम्प्ट लेके आएगा उसको हम देंगे। तो यह सूरत बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इसके लिए हमको आवाज उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? उठानी चाहिए। तो मेरे साथ बोलिए इस बात, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, आज के डेट में पंजाब हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट, तमाम इलाहाबाद हाई कोर्ट, कई हाई कोर्ट से स्टे आया है किस चीज के संबंध में? कम्यूटेशन की रिकवरी के संबंध। सरकार रिटायरमेंट के वक्त 40% कम्यूटेशन आपका करती है, उसके बदले में कोई रकम देती है, और उस रकम की वसूली 10 साल 10 महीने में हो जाती है। फिर भी सरकार क्या करती है कि आपका 15 साल तक काटती, 15 साल तक काटती है, यानी कि मोटा मोटी करीब 4 साल 2 महीना एक्सेस रिकवरी होती। लोग न्यायालय गए और हर हाई कोर्ट ने सारी चीजों को सुनने के बाद कटौती पर रोक लगा दिया। बैंक को कह दिया कि भैया अब कटौती नहीं करो। अब जब रोक लग गई तो भैया सरकार को भी तो चाहिए कि कटौती को बंद करे, लेकिन नहीं, फला स्टे लेके आए तो इनको तो हम देंगे, ये नहीं लेके आए तो इनको हम नहीं देंगे। ये सही बात है क्या? नहीं ना, भेदभाव है ना। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक फंडामेंटल राइट है, उसमें कहते हैं राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने समानता का अधिकार। क्या यही कानून के सामने समानता के अधिकार की बात कर रहे हो? एक ही कटौती रोक दे रहे हो, दूसरे का चालू रख रहे हो। हमारे सीने में सच पूछिए तो इसी के खिलाफ आग है, और वही आग मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सीने में भी जले। सही है या गलत है? दोस्तों, हमारे बहुत से साथी ये सोच लेते हैं यार रिटायर हो गए अब तो हम किसी काम के नहीं। हकीकत क्या है? बिल्कुल भिन्न है। सच पूछिए तो जब तक हम 60 साल के नहीं होते हैं तब तक हमारे दिमाग की जो क्षमता है वो उतनी नहीं होती है जितनी कि 60 के बाद होती है। और ये चीज कैसे सिद्ध होता है? हमारे अमेरिका जैसे जो सब विश्व का सबसे बड़ा देश है, जिसके एक निर्णय पे पूरा विश्व प्रभावित होता है, उसका राष्ट्रपति कितने साल का है सर जी? ट्रंप कितने साल का? 80 से कम का है क्या? 80 से ज्यादा का है। क्यों? क्योंकि पूरा दुनिया जानती है कि 80 साल के बाद ही पूरा दिमाग खुल जाता है। आपका दिमाग खुल चुका है, इसीलिए लोगों ने असम्मानित किया आपको। आपके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। जितने 80 साल वाले हैं सबको सम्मानित किया गया। दूसरी चीज
इसका मतलब ये नहीं है कि 70 साल वाले हैं तो उनकी बुद्धि कम खुली है, उनकी भी बुद्धि खुली हुई है। 60 के ऊपर कहते हैं ना, 60 सो पाठा, 60 के ऊपर जो हुआ सब के सब जो है एकदम ऊर्जावान है। अनंत उनके अंदर मानसिक ताकत है, उनके अंदर अनंत जोश है, समझ रहे ना। वो चाहे तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन नीचे वालों से बहुत ज्यादा उम्मीद कीजिएगा तो नहीं संभव है। जिन लोगों ने व्हाट्सएप देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि परसों यही अमीर रमन, यहाँ पे भानु प्रकाश नारायण जी है, आप लोगों ने देखा उसको? उसमें एक वीडियो भी लगा होता है जिसमें मैं पीसीएमडी को कह रहा हूं रिम्बर्समेंट के ऊपर कि साहब मुंबई के एक हॉस्पिटल में मैं अपने बेटे के साथ कुछ दिन रहा, तो वहां पर जब जाता था कोई टेस्ट कराने तो क्या करता था कि डॉक्टर पर्ची लिखता था, टेस्ट करा के आता था अपना पैसा देके, और जब रिपोर्ट आता था तो उस पर्ची पर डॉक्टर दस्तखत कराता था। मैट्रन क्या करती थी, बटुए में उस पर्ची को रखती थी और पैसा निकाल के दे देती थी। और हमने कहा आपके इस हॉस्पिटल में अगर 200 रुपए का रिम्बर्समेंट कराना हो तो 2 साल लग जाएगा, वो सोच पैरवी के बाद। मैंने उसमें बोला हुआ है इस चीज को। मैंने पीसीएमडी को साफ साफ कहा कि चिकित्सा में सुधार के लिए रेलवे बोर्ड ने 2-2 चिट्ठी निकाला, आपने एक चिट्ठी के 5 हिस्से में से खाली एक हिस्सा निकाल के आपने छाप के दे दिया। साहब ये कहां का न्याय है? पढ़ा है कि नहीं? आप लोगों ने पढ़ा है ना? कौन कौन पढ़ा? जरा हाथ उठाइए तो। बस इतने ही लोग भैया देखिए बाकी लोग बनारस नहीं, सब आप ही के भैया। काहे आप भेद करते हैं? ओ यही गलती बात है, बना ये भेद मत कीजिए। ये सब आपके बच्चे हैं और क्या? तो सब पढ़े हैं लेकिन अच्छा चलिए, ऐसा है दोस्तों, चलिए इससे बात को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी नसीहत दे देते हैं। वक्त के साथ नहीं चलिएगा तो बहुत पीछे छूट जाइए। वक्त के साथ नहीं चलिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पहले का जमाना गया जब आपके हरे वाले किताब पे रेलवे डॉक्टर दवाई लिखता था और आप पढ़ लेते थे और काउंटर पे जो दवा दी जाती थी उसको मिला लेते थे। आजकल क्या हो रहा है, वो कंप्यूटर पे दिया जा रहा है, पता ही नहीं आपको चलेगा कौन सा दवा लिखा और कौन सा दवा डॉक्टर दे रहा है, और पता लगा उल्टा सीधा दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। सही बात है ना? तो इसलिए आपको व्हाट्सएप, आपको ईमेल, आपको ये जो डिजिटल चीज जो है ये सीखना बहुत जरूरी है। आपको अपने को बुलंद करना पड़ेगा। आपके अध्यक्ष महोदय को मैं पढ़ा रहा था, हम लोग का जो पेंशनर एसोसिएशन है मामूली नहीं है। जो देश का सबसे बड़ा औद्योगिक घराना है टाटा, नाम सुने ना? जो टाटा साल्ट से लेके और टाटा ट्रक तक बनाता है, हवाई जहाज तक बनाता है, वो हम लोगों को सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है। और हमारे पेंशनर्स एसोसिएशन को डिजिटल ट्रेनिंग उसके स्पेशलिस्ट लोग आके दे रहे हैं। लखनऊ डिवीजन नोटिफिकेशन जारी किया है कि हम दिसंबर के आखिरी सप्ताह में डिजिटल ट्रेनिंग देंगे अपने पेंशनर्स को। आप लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं? कौन कौन लेना चाहते हैं? हाथ उठाइए तो फोटो जा खींच लीजिए भैया सब लोग का फोटो खींच लीजिए। हाँ, हाथों गिराइएगा नहीं। चलिए, बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रिकॉर्डेड, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहां पर ये ट्रेनिंग, और वो ट्रेनिंग जो दे रहा है ऐसा नहीं है अरे खाना लंच वंच आपको फ्री मिलेगा, बढ़िया है ना, चाय भी आपको फ्री मिलेगा, और वो बढ़िया बड़ा बड़ा प्रोजेक्टर लगा के और 10-10 आदमी का ग्रुप बना के आप लोग को ट्रेनिंग देगा। टाटा ने क्या किया है कि पेंशनर्स एसोसिएशन को बंगलोर में दिया, मुंबई में दिया, कोलकाता में कई जगह ट्रेनिंग हो चुका है। उसके बाद से जब हमारा 9 तारीख को प्रोग्राम हुआ तो वहां के अधिकारी लोग आए थे तो कहा अरे बाप रे बाप, गोरखपुर तो बड़ा तगड़ा है, पूर्वोत्तर रेलवे, हम भी आपके यहाँ ट्रेनिंग देंगे। हमने कहा ठीक है, तो तय हो गया। तो दिसंबर में लखनऊ में होने जा रहा है।
उसके बाद जनवरी में गोरखपुर में होने जा रहा है। आप अपने अध्यक्ष महोदय पर दबाव डालिए कि बनारस के लिए मांग करें। दबाव डालेंगे कि नहीं डालेंगे, बोलिए? डालेंगे ना? अच्छा बैठ जाइए। 14 दिसंबर को बालनगर में हो रहा है, जनवरी के पहले हफ्ते में यहाँ करा रही है। हम 2 प्रोग्राम रखे हुए हैं अपने यहाँ, एक सेमिनार करा रहे हैं, इसी की बात हो गई हमारी, वो फरवरी या वार्षिक उत्सव के आगे पीछे इसको रखेंगे। लेकिन हाथ उठाने से नहीं होगा, कम से कम 30 आदमी उसमें जरूर चाहिए। तो देंगे ना, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जो हाथ बढ़ जाएंगे, जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे वही ना जाएंगे। चलिए, तो खैर अब हम दोस्तों बहुत सारी बातें कही, बहुत ज्यादा हम उपदेश की तो बात नहीं कहे, जो वास्तविकता थी, जो तथ्य था, उस चीज से मैंने आप लोगों को रूबरू कराया। दोस्तों अभी गोरखपुर में बहुत बड़ा सेमिनार हुआ, उस सेमिनार में आप लोग कुछ लोग गए थे ना, यहां से कौन कौन गया था, जरा हाथ उठाइए तो। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप लोगों ने देखा होगा वहां विशाखापत्तनम, अहमदाबाद, लुधियाना, चंडीगढ़, पंजाब, सिकंदराबाद, हैदराबाद, मणिपुर, पूरे देश के कोने कोने से लोग आए थे। आप लोगों ने देखा होगा, है ना? और व्यवस्था आपने देखी कि कैसे करके हो रहा है, 1 सेकंड का कहीं डिले हो रहा था, है? चाहे वो दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हो, चाहे खाने का, चाहे नाश्ते का, चाहे हर चीज जैसे लग रहा था चलचित्र की बात कटाकट 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 होता चला जा रहा, ठीक है ना? तो वो जो आयोजन था, उस आयोजन को देखने के बाद पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन की छवि आज के डेट में पूरे देश में नंबर 1 पे हो गई है। और हम समझते हैं कि बहुत सारे आपको आने वाले वक्त में बेनिफिट इसका मिलने जा रहा है। बस जरूरत है आपको तैयार होने की। आप तैयार होइएगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात, हम लोगों की बहुत सारे उसमें मांग थी, रिजोल्यूशंस पास हुआ है जिसको सरकार तक पहुंचाया जाएगा। और उन रिजोल्यूशंस में 8वां वेतन आयोग का तत्काल गठन का मांग तो है ही है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस 1000 से 3000 करने का भी मांग है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज उसमें ये कही गई है कि 65 पर 5%, 70 पर 10%, 75 पर 15% एडिशनल पेंशन की जो हमारी मांग है, उसको सरकार के द्वारा गठित संसदीय समिति ने उसकी संस्तुति दी है, सिफारिश की है। तो उसमें यह कहा गया कि अगर संसदीय समिति जिसमें 50 लोकसभा के सदस्य हैं और 30 राज्यसभा के सदस्य हैं, 80 सदस्यीय समिति को अगर सरकार ने बनाई है, इनके ऊपर सरकार ने खर्चा किया है करोड़ों रुपया, इनके गाड़ी पर, इनके क्या कहते हैं चपरासी पे, इनके तमाम चीजों पे खर्चा किया है, तो इनकी बात सरकार क्यों नहीं मान रही? बहुत बड़ा सवाल है। सही है कि नहीं है? संसदीय समिति कह रही है कि मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? कह रही है कि आज के डेट में न्यूक्लियर फैमिली रह नहीं गया। बेटे बेटियां नौकरी चाकरी के लिहाज से माँ बाप को छोड़ के दूर चले जा रहे हैं। नतीजा हो रहा है कि बूढ़े बूढ़ी को देखने वाला घर में कोई नहीं है। बीमार पड़ते हैं तो उनको नर्स की जरूरत पड़ती है, और जब नर्स का वो भुगतान पारिश्रमिक करते हैं तो पता लगा कि साहब जितना पेंशन नहीं मिला उससे ज्यादा उनके ऊपर चला जाता है। उनको वृद्धावस्था में पुष्ट आहार चाहिए, फल चाहिए, फूल चाहिए, वो नहीं उनको मिल पा रहा है। तो वो भी एक कायदे से जी सकें, इसलिए एडिशनल पेंशन बहुत जरूरी है। ये हमारा नहीं कहना है, संसदीय समिति ने कहा। गौर फरमाइएगा, जब संसदीय समिति इस तरह की बात कर रही है तो ये मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग को आवाज उठाने की जरूरत है। इसमें एक चीज और कही गई, वो ये है कि
सरकार के द्वारा, रेलवे के द्वारा अविवाहित बेटी के लिए फैमिली पेंशन का प्रोविजन किया गया है। पक्का? विधवा बेटी के लिए किया गया है, तलाकशुदा बेटी के लिए किया गया है। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसी भी स्थिति है कि पता लगा साहब पेंशनर है, रेलवे से पिता रिटायर्ड है और उसका एक बेटा है, पतोहू है, 2 छोटे छोटे उसके नाती पोते हैं, और कहीं बेटे का अगर किसी उसमें दुर्घटना में या किसी तरह अगर मृत्यु हो गया तो उस पेंशनर के ऊपर पतोहू का, उसके छोटे छोटे बच्चों की लायबिलिटी आ जा रही है। और अगर वो पेंशनर गुजर गया तो वो जो पतोहू और उसके छोटे जो बच्चे हैं वो सड़क पे आ जाएंगे, उनके लिए कोई आजीविका का साधन नहीं है। तो जब आप डॉक्टर के लिए पेंशन का प्रोविजन कर सकते हैं तो व्हाई नॉट फॉर डॉटर इन लॉ? वो भी तो डॉटर और डॉटर इन लॉ थोड़ा सा ही फर्क है। ये तो मामूली डॉटर है, वो तो कानूनी डॉटर है, उसके लिए तो होना ही चाहिए। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ऐसे कैसे बहुत सारे केसेस हो गए हैं जिसके लिए एसोसिएशन इस मांग को उठाया है। आप लोग सहमत हैं? होना चाहिए। तो इस तरह की बड़ी जो जायज मांगे हैं वो एसोसिएशन एक्स ग्रेसिया पेंशन पिछले 5 साल से बढ़ाई नहीं है, उसके लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं। जो आपका जो रेलवे में कंसेशन मिलता था सीनियर सिटीजन वाला, वो खत्म हो गया, उसके रिस्टोरेशन के लिए आवाज आ रही है, उठाई जा रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि आप लोग जानते हैं बैंक में जब सेविंग अकाउंट में 2 पैसा जमा करते हैं तो क्या होता है? आपको ब्याज मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ ना, बोलिए। और जो नॉर्मल लोगों को जो ब्याज मिलता है उससे 0.5% ज्यादा मिलता है कि कम मिलता है? तो ये बताइए कि 0.5% से कुछ होने वाला है, कितना ज्यादा मिलना चाहिए? अरे भैया, नॉर्मल लोगों को अगर आप 4% दे रहे हो, ठीक है ना, तो हमको कम से कम 2.5% तो उससे ज्यादा दो। सही है कि नहीं है? तो ये मांग रखी गई। ये सब चीजों का रिजोल्यूशन पेश हुआ, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और हमें उम्मीद है कि अगर हमारी ताकत बढ़ी तो इन सारी मांगों को मनवा के रहेंगे, मनवा के रहेंगे, मनवा के रहेंगे।